नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। और हमारी एक सीरीज चली हुई है DSSB की 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की। उसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी हम कोई नई वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले पीछे की जो समस्याएं होती हैं उनको सोल्व आउट करते हैं। तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको जो उनके राइट आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 10 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ मार्किंग लाइन इन फुटबॉल। फुटबॉल में जो मार्किंग लाइन की लाइन होती है उनकी चौड़ाई पूछी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और था हमारा, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से संबंधित था कि बॉडी का टेम्परेचर अगर खालिस्तान फ़ॉरेनहाइट डिग्री से ऊपर चला जाता है तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो वो आपको एक क्राइटेरिया बताना था कि किससे ऊपर अगर चला गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो हाइपोथैलेमस जो है किससे ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाएगी? 104 फ़ॉरेनहाइट से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर चला गया तो आपकी जो हाइपोथैलेमस बॉडी का एक पार्ट है वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो एक बात यहाँ पे आपको समझ लेनी कि हाइपोथैलेमस दरअसल करती क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम जो है करती। तो ये बात एक नोट डाउन कर लेनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अब आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए। तो आज का वीडियो शुरू करें भाई, उससे पहले 2-3 बातें हमेशा बोलता हूँ। एक तो चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो भाई। दूसरी बात, अब जो ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, इस प्रैक्टिस सेट का भी 15 क्वेश्चन का क्विज आपको डेली ऐप के अंदर मिलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्विज में जाओ आप। अगर आपने ऐप हमारी इंस्टॉल कर रखी फिजिकल एजुकेशन अड्डा, तो उसके क्विज सेक्शन के अंदर जाइए। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर के ऊपर फिजिकल एजुकेशन अड्डा सर्च कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर लॉगिन कीजिए और क्विज सेक्शन में जाइए। क्विज सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा DSSB क्विज। वहाँ पे आपको 20 दिन जो 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट है ना, उसी कड़ी में आपको वहाँ पे 20 क्विज भी मिलने वाले हैं, 15-15 क्वेश्चंस के। तो ये और भी अच्छी बात है कि आपको अब क्विज मिलेंगे, वहाँ पे 300 क्वेश्चंस रिवाइज होंगे, और जो हम प्रैक्टिस सेट करें इन्हीं से मिलने वाले हैं 20 क्विज। तो उनको भी आप सोल्व आउट कर सकते हो। डेली आपको एक क्विज तो मिलना ही, इसके अलावा जो पीछे चले गए पार्ट उनके क्विज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई है? ओके। अब आपकी तैयारी में एक बात और, आपकी तैयारी में अब भी कोई कमी, तो मैं अब भी कहूँगा 10-12 दिन बचे हैं। जल्दी से जल्दी आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप हमारा कोर्स बाय कीजिए। उसके अंदर आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप उस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे DSSB के 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। एक और अच्छी खबर यह है कि आज शाम तक UP TGT PGT के भी प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे 12 के लगभग। तो आप वो भी बाई करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। DSSB के प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में है और UP के प्रैक्टिस सेट जो है वो प्योर हिंदी के अंदर है। तो आप जो भी इच्छा हो आपकी वो बाई कर सकते हो। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सिमोन बाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है। सिमोन बाइल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिमोन जो बाइल्स है वो किसके साथ दरअसल जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। सिमोन बाइल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है चूज करना है। जो भी आपको राइट आंसर लगे वो चूज कीजिए। सिमोन बाइल्स। हाँ, इस प्रैक्टिस सेट की PDF भी जो है आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? हमारी जो ऐप है उसी के अंदर। ठीक है, तो सिमोन बाइल्स किससे जुड़ा है ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। तो ऐप के अंदर विद आंसर आपको ये मिलेगी भैया आज।
ठीक है, कईयों की समस्या हो रही थी कि आंसर क्यों नहीं देते सर, तो अब की बार ये जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको विद आंसर मिलेगी, ऐसे ही मैं जो निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सिमोन बाइल्स किससे जुड़ा है भाई, एसोसिएटेड विद जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक आपको ये वर्ड याद रखना है, किसके साथ जुड़ा है, जिम्नास्टिक के साथ जो है ये जुड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, 2 नंबर जो क्वेश्चन हमारा हो सकता है, हाउ मैनी वाइस प्रेसिडेंट इन आईओए। आईओए के अंदर जो है कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट तो एक होता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पूछा, आईओए। आईओए आईओए बोले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना मैं आपसे पूछूं तो कब हुई इसकी स्थापना, 1927 में, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, दोराबजी टाटा, ठीक है। इसके सचिव कौन थे, महासचिव पहले, महासचिव कौन थे, नोहरेन। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड याद रखें भाई, नोहरेन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैंने पूछा आपसे इसमें उपाध्यक्ष कितने होते हैं, तो इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए भाई, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार, किंग ऑफ ऑल आसनाज बोला जाता है, क्योंकि इसमें भाई कई आसन शामिल हो जाते हैं और ये एक आसन ही बहुत सारे आसनों की एक्सरसाइज करवा देता है। तो आपसे पूछा है जो सूर्य नमस्कार है दरअसल वो जो है कितने आसनों की सीक्वेंस है, कितने आसनों का एक क्रम है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कितने आसनों का दरअसल ये क्रम है आपको ये यहाँ पे बताना है। मैं कलर और चूज कर लेता हूँ क्योंकि कईयों को जो है नीला कलर देखने में समस्या आ रही है। तो एक कमेंट आया हुआ था, तो इस कड़ी में कौन सा कलर ले, यहाँ पे ग्रीन से लिख के देखें हम, ठीक है ग्रीन भी ओके। तो सूर्य जो नमस्कार है वो कितने आसनों का क्रम है ये आपको बताना है। तो सूर्य नमस्कार दरअसल यहाँ पे आपका टोटल 12 आसनों का क्रम है भाई, टोटल 12 आसनों का यहाँ पे क्रम है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड टुगेदर एंड मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब सरल अणु एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक जटिल अणु बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे और वो एक जटिल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो उसको आप क्या कहोगे, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ऑप्शन ए एनाबोलिज्म उसको बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनाबोलिज्म। इतनी बात अब अगर आपको समझ आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। नेक्स्ट है हु हैड गिवन जेसीआर टेस्ट किसने दिया भाई। एक बात और, जो भी फिटनेस टेस्ट है, मोटर एबिलिटी जितने भी, उनके ऊपर एक मैं जल्द ही क्लास लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही हमारी साइकोलॉजी की क्लास आती है उसके बाद हम उस क्लास की ओर बढ़ेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोटर एबिलिटी टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर टेस्ट है, उन सब को कवर कर लेंगे। कौन सा टेस्ट किसके लिए बनाया, जितने भी गेम्स के टेस्ट हैं उन सब को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपके लिए एक खबर है, ये भी अच्छी। तो हमारी टोटल 3 क्लास आने की संभावना बन रही है। पहली क्लास साइकोलॉजी के अंदर, दूसरी क्लास रिसर्च के अंदर और तीसरी क्लास टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर भाई। तो 3 क्लास आपकी आ सकती हैं कभी भी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ साइकोलॉजी की क्लास जल्द से जल्द आ जाए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हु हैड गिवन द जेसीआर टेस्ट किसने दिया, तो जेसीआर टेस्ट किसने दिया, आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। तो ब्रीनेथ फिलिप्स ने दिया था जेसीआर टेस्ट, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल इज फॉर्म ऑफ ए स्पिंडल इज कॉल्ड। कोई भी मसल जिसकी शेप स्पिंडल फॉर्म है, एक धुरी है, मतलब भाई मसल्स कुछ इस प्रकार से होती है हमारी, ठीक है।
इस प्रकार से होती है। अब आप इसमें देखोगे एक ही दूरी है, मतलब एक ही इसका इंसर्शन है, एक ही आउटपुट, कुछ इस प्रकार से मसल, जो डिज़ाइन इस प्रकार के मसल का होता है। और इससे अलग भी हो सकती है मसल, जैसे ऐसे भी हो सकती है भाई, तिकोनी भी हो सकती है जिसमें से 3 पार्ट निकलते हों, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो ही बना चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मसल। इस प्रकार से भी हो सकती है, डबल वाली भी हो सकती है, डबल दूरी वाली, ठीक है। इस प्रकार की अलग अलग मसल हो सकती हैं आपकी। तो जो स्पिंडल फॉर्म मसल होती है, एक धुरी नुमा मांसपेशी होती है, उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आपको दरअसल यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये मसल होती हैं, इनके जो फाइबर होते हैं ना, वो भी पैरेलल होते हैं भाई। पैरेलल कैसे, ऐसे एक लाइन में, ठीक है। ये समझ गए, इतनी बात अगर आपको समझ आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, आप बता दीजिए। हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि जब कोई ऐप के अंदर इस PDF को ओपन करे, ऐप के अंदर PDF ओपन का होगी ये भाई, मैं आपको बता देता हूँ। ऐप को आपको ओपन करना है। ऐप को ओपन करके आप जाओगे फ्री PDF के फोल्डर में, वहाँ पे आपको DSSB प्रैक्टिस सेट नाम से सारी PDF मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट सेंड इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड टू ब्रेन। जो इम्पल्स, जो आवेग हमें बाहर से मिलते हैं, वो सबसे पहले आपकी स्पाइनल कोड में पहुंचते हैं और स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाते हैं। मतलब आपको कहीं पे कुछ तकलीफ हो रही है तो इम्पल्स के थ्रू माइंड तक पहुंचती है वो सारी बातें। आपने बाहर कुछ देखा, जैसे सामने से बस आ रही है, तो आपको इम्पल्स मिली, आवेग मिला बस का, बस तो आपकी आंखों ने वो कहाँ भेजे, वो आपकी स्पाइनल कोड में भेजे, फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन में गए वो इम्पल्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको भेजने का काम कौन करता है, इसको भेजने का काम कौन करता है भाई, ये आपको बताना है। तो जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक आवेगों को भेजता है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको एक चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि सेंस के द्वारा आवेग भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। एक विशेष गति के ऊपर कोई वस्तु एक विशेष दिशा में गति करती है तो कहलाती है, क्या कहलाएगी भाई, एक विशेष दिशा में कोई वस्तु एक विशेष डायरेक्शन में गति कर रही तो वो क्या कहलाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इतना टाइम मत लीजिए, तो हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वो कहलाएगी भाई वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो राइट आंसर आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ट्रेनिंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर, विच ट्रेनिंग मेथड इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर ट्रेनिंग ड्यूरिंग मिड सेशन। जो ट्रेनिंग का मिड सेशन होता है, जो ट्रेनिंग का मिड सेशन होता है उसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग मेथड भाई, उसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग मेथड आपसे पूछा है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल ट्रेनिंग, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरवल ट्रेनिंग जो है मिड सेशन के लिए सबसे बेस्ट बताई जाती है भाई। मध्य मौसम के दौरान प्रशिक्षण के लिए कौन सा प्रशिक्षण विधि सबसे अच्छा माना जाता है, तो इंटरवल ट्रेनिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके बाद इन विच ओलंपिक मिल्खा सिंह गोट 4th पोजीशन इन 400 मीटर इवेंट। किस ओलंपिक में जो है मिल्खा सिंह ने 400 मीटर के अंदर 4th पोजीशन प्राप्त की थी या 4th स्थान प्राप्त किया था, किस ओलंपिक में किया था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1960 के रोम ओलंपिक में। रोम में ओलंपिक हो रहे थे और 400 मीटर ओलंपिक की जो रेस थी उसमें मिल्खा सिंह ने 4th स्थान प्राप्त किया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें पूरे वर्ल्ड को किससे थी, मिल्खा सिंह से, क्योंकि इससे पहले वो लगातार जो है ऑल और वर्ल्ड रेसेस जीत रहे थे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी मिल्खा सिंह से, सभी को पता था। लेकिन लास्ट टाइम में वो इस रेस को नहीं जीत पाए और 4th प्लेस पे फिनिश किया इन्होंने।
इसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द एंगल ऑफ सेक्टर इज नॉट 34.92 डिग्री। नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से इवेंट में जो है कोण जो है 34.92 डिग्री नहीं होता, कौन से इवेंट के सेक्टर का एंगल, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एथलेटिक्स के क्वेश्चन हैं। तो एथलेटिक्स में कौन से इवेंट में जो है सेक्टर का एंगल 34.92 नहीं होता, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जेवलिन थ्रो भाई। इसका जो थ्रोइंग सेक्टर होता है आपका होता है वो 28.96 डिग्री, ठीक है, ये होता है इसका एंगल, या 29 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो, 29 डिग्री, ठीक है, ये होता है इसका। तो जेवलिन थ्रो का जो है नहीं होता है कितना सेक्टर, 34.92, बाकी सभी का सेक्टर यही होता है भाई, थ्रोइंग सेक्टर का एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी पोस्चरल एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा आसनीय और स्वैच्छिक मूवमेंट्स जो होती हैं उनको नियंत्रित करता है। मतलब जो पोस्चरल, जो हमारी सारी जितनी भी वॉक कर रहे हो आप, खड़े रहो, बैठे हो, या जितनी भी आप वॉलेंट्री मूवमेंट करते हो, स्वैच्छिक मूवमेंट करते हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, इन सब को माइंड का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो हिस्सा होता है वो किसको हैंडल करता है भाई, वो किसको हैंडल करता है, पोस्चरल और वॉलेंट्री मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद है हशीश, भांग, कैनिब्स, मरीजुआना आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके उदाहरण है भाई, चरस है, भांग है, मरीजुआना है, ये किसके उदाहरण है सारे, ये आपको बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चूज करना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनान बिनोइड्स भाई, कैनान बिनोइड्स, ठीक है, ये होते हैं आपके, ये जितने भी हैं ये सारे, चरस है, भांग है, मरीजुआना, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे है। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ, आवर हार्ट, हमारा दिल बना है, किससे बना है भाई, हमारा दिल। राइट आंसर आपको चूज करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। कार्डियक मसल से बना है भाई, कार्डियक मसल। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल पाई जाती हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्डियक मसल। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल पाई जाती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री मसल को आप स्मूथ मसल भी कह सकते हो, वॉलेंट्री मसल को आप स्केलेटल मसल भी कह सकते हो, और कार्डियक मसल होती ही हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल से बना है हमारा हार्ट। इतनी बात हमें याद हुई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद रिसेप्शन ऑफ ए होली मंत्र इज कॉल्ड, एक पवित्र मंत्र की आप पुनरावृत्ति कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ बिना देरी के। तो एक होली मंत्र की आप जाप कर रहे हो, पवित्र मंत्र की पुनरावृत्ति को क्या बोला जाता है, जाप। किसी चीज का आप जाप कर रहे हो, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ एंटीना अबो नेट इन वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल है उसमें नेट से ऊपर जो एंटीना निकला होता है उसकी हाइट, टोटल नहीं पूछी आपसे, एक बात समझ लेना, नेट से ऊपर जितना निकला होता है उसकी पूछी, तो टोटल भी आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो पूछा उसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 सेंटीमीटर। वैसे टोटल कितने का होता है, 1.80 मीटर भाई, टोटल हाइट, ठीक है। एंटीना की टोटल हाइट कितनी होती है, 1.80 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर 1 मीटर जो है नेट की हाइट होगी, और ऊपर कितना बच गया भाई, वो 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लोयोमेट्रिक इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग। प्लोयोमेट्रिक किसको डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, किसको डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो ज़्यादा देरी का क्वेश्चन है नहीं, प्लोयोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसको भाई डेप्थ जंप भी बोलते हैं, ठीक है, गहराई से गहराई कूद भी बोलते हैं। तो प्लोयोमेट्रिक्स जो एक्सरसाइज है वो किसके लिए यूज की जाती हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या यूज की जाती हैं, प्लोयोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लोयोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल का सर्कमफ्रेंस भाई, फुटबॉल का सर्कमफ्रेंस, फुटबॉल की परिधि आपसे पूछी है, परिधि आपसे पूछी है। फुटबॉल इस प्रकार से गोलाई में होता है, आपको पता है ना। तो इसकी परिधि पूछी है, इसकी परिधि पूछी है आपसे, तो इसकी परिधि कितनी होती है वो आपको बतानी है। तो परिधि होती क्या, दरअसल ये आपको पता होना चाहिए, वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल कुछ इस प्रकार का होता है, आपका होता है ना परिधि, परिधि होती भाई इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है वो, इसके चारों तरफ का जो एरिया है ना, बाहर से एक चक्कर आप लगाओगे तो ये कितनी दूरी पे एक चक्कर आपका बनेगा, ये दूरी कितनी बनेगी इसके बाहर से आप एक चक्कर लगाते हो, तो ये होती परिधि। तो फुटबॉल का सर्कमफ्रेंस आपसे पूछा है, परिधि पूछी है, तो यहाँ पे राइट आंसर दरअसल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 27 से 28 इंच ये आपकी हो सकती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज डन बाय द सोलियस मसल। सोलियस जो हमारी मसल होती है वो कौन सी मूवमेंट जो है करती है, सोलियस मांसपेशी, सोलियस मांसपेशी का जिक्र आया है। तो सोलियस मसल दरअसल सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए पाई कहाँ जाती है, तो ये हमारी लोअर लेग में पाई जाती है, पीछे की साइड भाई। आपको पता होना चाहिए कि हमारी लेग के अंदर दरअसल नी से नीचे 3 मसल होती हैं मेन। एक तो आपकी होगी सोलियस, एक गैस्ट्रोसिनीमियस, गैस्ट्रोसिनीमियस, एक होती है टीबियालिस, टीबियालिस एंटीरियर ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये 3 प्रकार की मसल हमारे पैर में पाई जाती हैं। तो अब आपसे पूछा कि सोलियस मसल का वहाँ पे क्या काम है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमें राइट आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो प्लांटर फ्लेक्शन में जो है ये हेल्प करती है, प्लांटर फ्लेक्शन में जो है हेल्प करती है। मूवमेंट का अगर आपने वीडियो ना देखा तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड बिटवीन 2 ओलंपिक्स इज कॉल्ड। 2 ओलंपिक के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अभी जो ओलंपिक हो रहा है 2020 वाला 2021 में हो रहा है, तो 2020 में होना था, फिर 2024 में होना था। तो इसके बीच का जो काल है इसको क्या बोला जाता है, ये 4 साल के पीरियड को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है ओलंपियाड, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ओलंपियाड इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन कब बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, आपको पता है एग्जाम में आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और भी आता है ना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब बना, वो 1909 में बना था। उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन है ये कब बनी, स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ये कब बनी थी भाई, 21 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 1954 में, 1954 में। इससे पहले एक काम और हुआ था 1953 में, आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो कोचिंग स्कीम थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम थी, वो शुरू हुई थी कब, 1953 में। 1961 में इसको बंद कर दिया गया था, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसे NSNIS में मिला दिया गया था, NSNIS में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये किससे संबंधित थी, टेनिस खेल की अच्छी प्लेयर थी भाई, ये टेनिस गेम की अच्छी प्लेयर थी ये राजकुमारी अमृत कौर खुद। और उस समय पे क्या थी, हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया के अंदर, हेल्थ मिनिस्टर। इनसे संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर। एक बार इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं भाई, इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं ताकि आप जब PDF को ओपन करो तो आपको समस्या ना हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो 1954 में क्या हुआ था, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेशनल गेम्स नेमियन जो खेल थे पुराने समय में ग्रीस में आयोजित किए जाते थे, वो किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, वो किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, ये हमसे पूछा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, GS, ऑप्शन बी,
जीएस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस समय पे पता है आपको 4 प्रकार के खेल होते थे, चारों का ही आपको पता होना चाहिए कौन से खेल किसके सम्मान में आयोजित होते थे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो निमियन जो खेल थे वो किसके सम्मान में आयोजित होते थे, जीएस देवता के सम्मान में। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल हेल्ड। पहली जो हैंडबॉल की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये बताना आपको यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी रोहतक के अंदर भाई, ऑप्शन सी रोहतक के अंदर वो आयोजित की गई थी पहली सीनियर हैंडबॉल की नेशनल चैंपियनशिप। इसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मॉडर्न साइकोलॉजी के पिता, मॉडर्न साइकोलॉजी के पहले पिता कौन है, विलियम वुंट। ये पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, 1879 में क्या किया था, पहली लैब भी स्थापित की थी भाई। पहली लैब लिपजिंग नामक स्थान पे पहली लैब इसने जो है शुरू कर दी थी भाई, पहली लैब, ठीक है, जर्मनी के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, 1819, इसीलिए इसको मॉडर्न साइकोलॉजी का पिता भी जो है बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इंटरफ्रेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज विद न्यू लर्निंग इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। नए सीखने के साथ पिछले ज्ञान का हस्तक्षेप, ज्ञान का हस्तांतरण कहा जाएगा। मतलब आप कुछ नया सीख रहे हो और पिछला उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफ्रेंस कर रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है, तो वो किस प्रकार का जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कहलाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है। 2 तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है, वैसे होता अलग अलग प्रकार का, हम साइकोलॉजी की क्लास में कवर करेंगे। कई प्रकार का हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, उन सारी चीज़ों को बाद में डिस्कशन करेंगे। मेनली 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर आपको पीछे सीखी हुई कोई चीज़ नए सीखने में समस्या क्रिएट करे तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव। वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेगेटिव, क्योंकि पीछे आपने कुछ सीखा, वो नया सीखने में समस्या क्रिएट कर रहा है। अगर आपने पीछे कुछ सीखा और वो अब आपको हेल्प कर रहा है, नया सीखने में, जैसे आप पहले बैडमिंटन खेलते थे, ठीक है, अब टेनिस खेलना शुरू कर दो, तो क्या करेगा, बैडमिंटन प्लेयर टेनिस अच्छा खेलेगा। लेकिन आपने पहले हॉकी खेली, अब आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि दोनों ही गेम क्या है, ये हाथ से खेला जाता स्टिक। आपने 10 साल हॉकी खेल ली, अब आप फुटबॉल खेलोगे तो ऑटोमेटिक वहीं जो ऑटोमेटाइजेशन हो गया, हॉकी से बॉल को स्टिक हिट करना, हॉकी स्टिक से, वैसे ही आपके हाथ समस्या क्रिएट कर देंगे। लेकिन आपने बैडमिंटन खेला तो टेनिस इजीली आप सीख सकते हो। इतनी बात आपको समझ आ गई, तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजरी ऑफ टेंडन। टेंडन की इंजरी पूछी, कौन सी जो कंडरा की चोट है, टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं, तो कौन सी चोट जो है टेंडन की चोट है, तो आपको बतानी है। 26 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बता देता हूँ, कौन सी है भाई, स्ट्रेन। टेंडन में टी आता है, स्ट्रेन में भी दूसरे नंबर पे टी आ रहा है, ऐसे कोरिलेट करें। ये किस चीज़ की चोट है, लिगामेंट की भाई, ये किसकी चोट है, लिगामेंट की, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्प्रेन, ठीक है, ये एक प्रकार का फ्रैक्चर है, ठीक है, और ये आपकी स्किन रिलेटेड इंजरी है, ये आपको बात याद रखनी है, स्किन, ठीक है। इसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट, अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड विड्थ ऑफ ए क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की अधिकतम अनुमति वाली चौड़ाई क्या, मतलब आपको क्रिकेट बैट में अधिकतम कितनी चौड़ाई का बैट यूज कर सकते हो, कितनी चौड़ाई का बैट यूज कर सकते हो क्रिकेट में भैया आप, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको दूर करवा देता हूँ। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये आएगा यहाँ पे 1 मिनट 1/2, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर भी यही है इसका, ठीक है, 4.5 इंच
का बैट जो है आप यूज कर सकते हो। विड्थ, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे बताइए भाई, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई आपसे पूछी तो राइट आंसर आपको बताना है बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है इसकी चौड़ाई आपसे पूछी तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 15 मीटर भाई। अगर लंबाई मैं आपसे पूछूं तो कितनी होती है वो आपको कमेंट में बतानी है कि बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। चौड़ाई मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद नर्व सेल डजंट डिवाइड बिकॉज दे डोंट हैव। नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती क्योंकि वो रखती हैं। वो क्यों डिवाइड नहीं होती, क्या उनके अंदर खास चीज़ होती है? तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। तो नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं होती, नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर सेंट्रोसोम होता है भाई, सेंट्रोसोम होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट इन बॉडी इज टू। शरीर में स्नायु बंधन का मुख्य कार्य करना है। क्या कार्य करते हैं भाई स्नायु बंधन शरीर के अंदर, क्या काम करते हैं? तो 30 नंबर क्वेश्चन में हमें राइट आंसर चूज करना है। चूज करना सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिगामेंट दरअसल क्या करते क्या हैं। लिगामेंट दरअसल करते क्या हैं, ये जो है बोन टू बोन जुड़े होते हैं भाई, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं टेंडन क्या करता है, फिर टेंडन ये क्या करता है, मसल को हड्डी से जोड़ता है, मसल को बोन से ऐड करता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन। अब लिगामेंट आपको पता चल गया बोन टू बोन कनेक्ट होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्ट एज लीवर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्ट एज लीवर कौन, बोन जो है किसका काम करती है, एक्ट एज लीवर। कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट, मूवमेंट का काम जॉइंट्स का होता है। जो बोन मसल के साथ जुड़ी होती है वहीं पे कोई मूवमेंट हो सकती है। अब ये है प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा भाई, क्योंकि ये हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं तो हड्डी को हड्डी से दूर होने से बचाते हैं। और जॉइंट किसका बनता है, जो जहाँ पे दो हड्डी आपस में आके मिले वहीं पे तो जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट जॉइंट डिसलोकेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद मैंगो कप इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। मैंगो कप खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है मैंगो कप भाई? 31 में आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका मैंगो कप जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट से, क्रिकेट से। ऑप्शन ए। इसके बाद फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन शूटिंग, पहले शूटिंग में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे भाई, आपको बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा एकमात्र एथलीट जिसने पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता इंडिविजुअल स्पर्धा में ओलंपिक में, ओलंपिक में। और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने कोई कौन से ओलंपिक में मेडल जीता था, गोल्ड। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इंटू टॉप एंड लोअर हाफ। कौन सा तल जो शरीर को ऊपर और निचले हिस्सों में विभाजित करता है, तो कौन सा तल करता है ये आपको बताना है। 3 प्रकार के तल होते हैं, 3 प्रकार के एक्सिस होते हैं। प्लेन एंड एक्सिस के ऊपर वीडियो हमारी आ चुकी है, आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो विच प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू टॉप एंड लोअर हाफ, तो यहाँ पे कौन सा प्लेन जो है डिवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करता है, बॉडी को अपर एंड लोअर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल जॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एचएल जॉइंट का उदाहरण नहीं है। तो एचएल जॉइंट का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सिम्फेसिस। सिम्फेसिस ऑप्शन बी भाई, याद रखना है। सिम्फेसिस जो है एचएल जॉइंट का उदाहरण नहीं है, बाकी जितने भी जॉइंट हैं ये सारे एचएल जॉइंट के उदाहरण हैं। अच्छा, ये सारे जॉइंट्स आपको यही पता होना चाहिए बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, तो ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस पार्ट में कौन सा जॉइंट होता है। ये जो सिम्फेसिस जॉइंट है ना, सिम्फेसिस, ये पाया जाता है भाई हिप के अंदर। इतनी बात याद रखना, हिप, कुल्ले के अंदर। अच्छा, हिप के अंदर
कहाँ से? प्यूबिक जो हमारा पार्ट होता है ना, उससे हिप बोन को कनेक्ट करता है, प्यूबिक पार्ट से, ठीक है, प्यूबिक। सुचुर ये हमारे हेड के अंदर जॉइंट होते हैं, हेड के अंदर। अब ये दो बच गए, ये भी देख लेते हैं हम एक बार, ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते। ये जो जॉइंट है गम्फोसिस, ये कहाँ पे पाया जाता है? टिथ के अंदर भाई, टिथ के अंदर, टिथ, टिथ कहाँ पे? टिथ में। बस इतनी बात याद रखना, टिथ में। मैक्सलरी बोन को मैंडेबाइल बोन से कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा होता है गम्फोसिस जॉइंट। इसके बाद एक जॉइंट और बच गया भाई, उसको और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पाया जाता है वो। ये जो जॉइंट है ये आपका पाया जाता है भाई टीबिया और फिबुला के बीच। टीबिया और फिबुला आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे पाया जाता है भाई, लेग के अंदर होती है, नी से नीचे, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ आ गई। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया। आंसर क्या हो जाएगा? सिम्फेसिस, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा होता है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का सबसे मेन पार्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, जो शरीर में ब्लड की सप्लाई को उधर से उधर करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। तो हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद है, इन विच ईयर LNIP कन्फर्म्ड द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? किस वर्ष LNIP को एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस वर्ष किया गया भाई? ऑप्शन सी, 1995 में। 1995 में जो है LNIP को जो है क्या कर दिया गया था? एक मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी LNIP की? 1957 में। पहले इसके प्राचार्य कौन थे? PM जोसेफ, ठीक है, जोसेफ पहले प्राचार्य। बस ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, बैरन डी कुबर्टिन वॉज ब्रोन इन। बैरन डी कुबर्टिन का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। तो बैरन डी कुबर्टिन का जन्म दरअसल कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो बैरन डी कुबर्टिन का जन्म कब हुआ था? 1836 में। 1836 में राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, विच टेस्ट आइटम वॉज ए पार्ट ऑफ हार्वर्ड यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट इन द बिगिनिंग बट वॉज रिमूव्ड लेटर ऑन? मतलब शुरुआत में एक टेस्ट आइटम था जो हार्वर्ड यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट का एक पार्ट था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। तो वो कौन सा टेस्ट आइटम था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था भाई सॉफ्ट बॉल थ्रो। सॉफ्ट बॉल थ्रो जो है बाद में हटा दिया गया था, शुरुआत में इसका एक पार्ट ये था। इसके बाद, नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम इन सेपक टकरार। सेपक टकरा की जो टीम होती है उसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 3 भाई, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 3। इसके बाद है, हाउ मैनी कैलोरी आर नीडेड बाई ए पर्सन एवरी हावर टू एवरी kg ऑफ हिज वेट। भाई किसी व्यक्ति को हर घंटे अपने वजन के हर किलो के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप दे दीजिए अगर आपको पता आंसर, तो नहीं तो मैं बता देता हूँ, 1.33 कैलोरी की ज़रूरत होती है भाई पर kg वेट के हिसाब से। इसके बाद है, इन विच कंट्री योगा वॉज ओरिजिनेटेड। किस देश में योग की हुई थी उत्पत्ति? किस देश में हुई थी योग की उत्पत्ति ये आपको बताना है। तो 41 में, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद है, एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सैडल जॉइंट का उदाहरण देना, तो थंब के अंदर जो है सैडल जॉइंट पाया जाता है, एकमात्र पार्ट जहाँ पे सैडल जॉइंट पाया जाता है भाई, काठी जोड़ी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर हर प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, सर्कमडक्शन, रोटेशन, हर प्रकार की। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच टीम हैड स्कोर्ड 24=1 अगेंस्ट यूएसए मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन 1 मैच इन फील्ड हॉकी। किस टीम ने अमेरिका के खिलाफ फील्ड हॉकी मैच में 24 का स्कोर किया था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है?
तो किस टीम ने किया था 43 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया ने भाई ओलंपिक के अंदर किया था ये। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉक्सिंग ग्लव्स फॉर वोमेन बाउट। वोमेन बाउट के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स का वेट पूछा है, तो 44 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है वोमेन बॉक्सिंग में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 ऑन्स, 10 ऑन्स। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम इन खो खो आर। खो खो की प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन। खो खो की प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं भाई? 12। नो प्लेइंग में होते हैं, नो प्लेइंग में। ठीक है, टोटल 12, नो प्लेइंग में 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 3 एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में कबड्डी को चेडू गुडू के नाम से जाना जाता है? इन विच स्टेट कबड्डी इज नोन एज चेडू गुडू। चेडू गुडू के नाम से किस स्टेट में जाना जाता है? 46 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में जाना जाता है किस नाम से? चेडू गुडू। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, परीक्षण नहीं है? तो 47 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यू टेस्ट, यू टेस्ट, ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च एनीथिंग इज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस प्रकार की रिसर्च में कुछ भी नया खोजा जाता है वह क्या कहलाती है? अगर किसी रिसर्च में कुछ आप नया खोज रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? देखो, कुछ रिसर्च होती हैं दोबारा से किया, पुराना खोजा हुआ उसी को और सुधार कर दो, लेकिन एक रिसर्च होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ नया खोजा जाता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फंडामेंटल रिसर्च, जहाँ पे कुछ नया खोजा जाता है। रिसर्च के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी 1 घंटे की मैराथन क्लास लेके आने की। इसके बाद हम चलते हैं 49 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मनोविज्ञान का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हिस्सा है। इसके बाद है पर्सन हु वांट्स टू हैव लार्ज सोशल नेटवर्क इज कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति बड़े लेवल के ऊपर सामाजिक नेटवर्क रखना चाहता है तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप क्या कहोगे भाई? ये जो दिए गए ना, ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये एक जुंग था, साइकोलॉजिस्ट जुंग, उसने पर्सनैलिटी के टाइप बताए थे भाई, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब तीनों के मतलब आपको बता देता हूँ जब तक आप आंसर दो। इंट्रोवर्ट जो हमेशा अपने में खोया रहे, दैम सेल्फ, मतलब जो हमेशा खुद के बारे में सोचे, दैम सेल्फ। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जो हमेशा बाहरी दुनिया में खोया रहे, बाहरी दुनिया में खोया रहे। एम्बीवर्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैमसेल्फ अपने में भी खो जाए और बाहरी दुनिया में भी एडजस्ट कर ले। 3 प्रकार की पर्सनैलिटी जुंग ने बताई थी। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब तीनों में से आपको बताना है सामाजिक नेटवर्क कौन रखना चाहता है। तो सामाजिक नेटवर्क सीधी सी बात है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक, मतलब जो बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, जिनकी मित्रता बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अब इंट्रोवर्ट जो टाइप है उनके मित्र बहुत कम मिलते हैं। एम्बीवर्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। इतनी बात आपको समझ आ गई हो तो हम आज के वीडियो को द एंड करें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, क्या हो जाएगा आपका? एक्सट्रोवर्ट। क्या हो जाएगा आपका? एक्सट्रोवर्ट। तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, ना लगे हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। और इस पार्ट से रिलेटेड जो आपका क्विज है वो ऐप के ऊपर आ चुका है, आप उसको एक बार जरूर करके देख लें कि आप
कहाँ तक स्कोर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा DSSB क्विज का अलग से ऑप्शन, उसको आप कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका वीडियो के अंदर, वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर आप जवाब दीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।